अगर हम थोड़ा सा लाइट टर्म में बात करें तो अंधे में काना शाना होता है, वैसे मैं वहां पे शाना होता था। मतलब वैसे मैं यही वाला बोलने वाला था, बट मुझे लगा कि ज्यादा तो इसलिए तो मैंने ही बोल दिया वो। Ladies and gentlemen, today in the Goila House of Finance, we have Parimal Ade. Now, आपने इनकी YouTube वीडियोस देखी होंगी and he's doing a fantastic job. But आज हम देखेंगे what are his beliefs, उनके experience क्या थे. He worked in Kotak Bank, then he came into wealth management और कैसे कैसे he learned, कैसे कैसे market dips में he learned. It's going to be super exciting. So without any further ado यार, podcast शुरू करते हैं. Ladies and gentlemen, I welcome you to Goila House of Finance. और आज हमारे साथ कौन है? It is Mr. Parimal Ade. Parimal, thank you so much for taking your time and joining us today. My pleasure, Yash. So I think I personally have been seeing your content for the past 6-7 months. और the fantastic thing is जैसे कुछ होता है ना, वैसे your content is out there. So मेरे लिए ज़्यादा वो difficulty नहीं होता to figure out what's happened, what's not happened. So that is something that I think all of us really appreciate. Right. Parimal, we're going to dig into everything, your investment strategies, what are your stock market beliefs, everything. But before that, now all of us know you as a YouTuber. हम सब जानते हैं, हम सब content देखते हैं. But tell us about yourself. कि where do you come from? What's your family background? आप stock markets में कैसे आए? So I think the family background से ही stock market का link है थोड़ा सा. So मेरे दादाजी और मेरे पिताजी IPOs में invest करते थे काफी समय से. मतलब I still remember one of the first IPOs was in 1979 और 80 शायद वो कोलगेट का आया था. मतलब मेरे जन्म होने से पहले उन्होंने इन्वेस्ट किए थे. एंड दे इन्वेस्टेड अराउंड 625 रुपीज. 25 रुपए का एक स्टॉक था और 25 स्टॉक लिए थे उन्होंने. एंड दैट पर्टिकुलर का नंबर 25 स्टॉक्स वो अभी कुछ 2800 3000 समथिंग लाइक दैट, वो आफ्टर बोनस प्लेट वगैरह वो हुए. सो वो एक जो स्टोरी है. बट देयर आर लॉट ऑफ फेल्यूर्स आल्सो. मतलब उन्होंने बहुत सारे आईपीओस में पैसा डाला था और बहुत सारे आईपीओ से पैसा गया भी होगा उनका. बट ये एक स्टोरी हमें अच्छे से याद रहती है कि भाई हाँ ठीक है, मतलब ऐसा इन्वेस्ट किया था. एंड आई थिंक वो हमेशा मैं सुनता था. इन 90s ऑल्सो आई हैव हर्ड अ लॉट. फिर वो हर्षद मेहता का कांड एंड ऑल दोस थिंग्स. तो उस समय पे आई मतलब कुछ कान पे कुछ चीजें पड़ती थी, समझ में कुछ नहीं आता था बट कान में वो चीजें पड़ती थी. जब हर्षद मेहता हुआ था उस समय आप क्या एज थी आपकी, आप क्या कर रहे थे? 91 92 सो अराउंड 84 का हूं मैं. तो आप समझ लीजिए 8-9 साल का था मैं उस वक्त. एंड घर में बात होती रहती होगी ये हाँ, हो बातें गया, मतलब वो एक टिपिकली उस वक्त ना थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का माहौल बहुत ज्यादा था. तो वो हमारे यहाँ पे भी था. एंड प्लस माय फादर वाज वर्किंग विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र. तो उस समय 90s में ना एफडीज पे इंटरेस्ट होते थे 14% वगैरह के ऐसे. और वहां पे स्कीम निकलती थी बैंक की कि भाई 5 साल एफडी में इन्वेस्ट करो, पैसा डबल हो जाएगा. सो आई थिंक दैट थिंग एंड प्लस आई वाज गुड इन मैथमेटिक्स. तो जो कंपाउंडिंग का थॉट प्रोसेस था शायद वहीं से वर्कआउट होना शुरू हो गया था. एंड व्हेन आई फिर आई हैव डन माय स्कूलिंग इन लातूर, इफ यू नो दैट प्लेस, लातूर इन महाराष्ट्र. सो वहां पे दो ही चीजें होती थी कि बच्चा जो है आपका साइंस ही लेगा. और साइंस अगर उसने लिया है तो भाई या तो वो इंजीनियर बनेगा या तो फिर डॉक्टर बनेगा. तो और आप पढ़ाई कैसे थे? आप अच्छे थे? हाँ. सो अगर उसने गलती से बोला कि मैं कॉमर्स लेता हूँ या आर्ट्स लेता हूँ तो फिर ऐसे आज वो टिपिकल नहीं होता, गुप्ता जी बोलेंगे अरे चला गया सर. सो वैसी फीलिंग थी. तो मैंने अपने पिताजी को बोला था कि मैं कॉमर्स लूं क्या, मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा सा नंबर्स पे. तो उनका पहला क्वेश्चन था मुझे, क्यों पढ़ाई नहीं हो रही अपने से? नहीं पढ़ाई तो हो रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर नहीं साइंस लेना है, फिर बिल्कुल नहीं. तो भी और सारे फ्रेंड्स वगैरह थे और ऐसा नहीं था कि नहीं आई विल फॉलो माय पैशन एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ऐसा कुछ होता नहीं है उस समय पे. घर वालों का आई डोंट नो वेदर यू वॉच, आई थिंक देयर इज कॉमेडियन जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं लंदन आई थिंक. तो उन्होंने ना बहुत बढ़िया बताया है 90s और 80s के बच्चों के बारे में. तो वो वहां पे ये कुछ नहीं होता कि बच्चों को मारना नहीं, बोलना नहीं है, चुपचाप वो करो जो बोल रहे हो करो, कुछ नहीं होता ऐसा. तो ऐसा कुछ नहीं होता था. ओ डोंट हिट योर किड एंड ऑल दोस थिंग्स, नो फॉलो, लेट हिम फॉलो हिज पैशन, ऐसा कुछ नहीं होता वो उस वक्त पे. और देयर इज नथिंग रॉन्ग आल्सो. आई फील यार उनको एक इनसिक्योरिटी होती है कि भाई मेरा बच्चा अच्छा कर ले तो इसमें हो जाएगा. और तब कुछ ऐसे बहुत सारे फील्ड्स भी अवेलेबल नहीं थे. तो हमने भाई साइंस किया. तो मैथ्स अच्छा था, बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर इंजीनियरिंग को एडमिशन ले लिया. आई डिड वेरी वेल इन इंजीनियरिंग बिकॉज वहां पे नंबर्स पे मतलब एक्चुअली आई से कि मेरा जो फाइनेंस का बैकग्राउंड बना वो या फिर बहुत मजबूत हुआ
वो इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें, बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन प्योर इंजीनियरिंग, बट आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन एनालिटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो वो जो चीज थी ना, वो मुझे एमबीए जब मैंने किया फाइनेंस, आईएमटी गाजियाबाद से ही किया मैंने, तो वहां पे आई थिंक 2 साल मुझे वो बहुत काम आया। जब मैं फर्स्ट ईयर तो डेबिट क्रेडिट में बहुत प्रॉब्लम हो गए, इंजीनियर सारे ऐसे पीछे बेंचेस पे बैठे नॉन थे। कॉमर्स स्टूडेंट्स को डेबिट क्रेडिट का बहुत हाँ, प्रॉब्लम और होता है, भाई yes, वो yes, फिर yes. हमें लग रहा है भाई सही में यार, मतलब हमें आएगा या नहीं आएगा। बट सेकेंड ईयर में जब आपका प्योर फाइनेंस शुरू होता है, एनालिसिस शुरू होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फिर वहां पे स्टैटिस्टिक्स, एनालिटिकल माइंड जो यूज होने लगता है, आई थिंक इट वर्कड रियली वेल। एंड फिर आई गॉट प्लेस्ड इन कोटक वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन इन 2006-8 का मेरा बैच था, तो तब, एंड देन आई गॉट प्लेस्ड इन पुणे ओनली। और फिर वहां पे मैंने कोटक वेल्थ मैनेजमेंट में 2 साल जॉब किया। तो आई यूज्ड टू मैनेज एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज हाँ, पोर्टफोलियो। मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखा था, यू आर द सीनियर या मैनेजर एट वहां पे कोटक। सीनियर मैनेजर बोल के मैंने ज्वाइन किया था। 2 साल क्या, आई थिंक 2009, मतलब 8-9 का फॉल जब हुआ तभी हमारा ज्वाइनिंग था। सो आई ज्वाइंड इन 2008, एंड फिर अक्टूबर 2008 आया, फिर मार्च 2009 आया, फिर सब कुछ हुआ। एंड बट आई थिंक दैट वर्कड रियली वेल फॉर मी। सो जो वो टफ टाइम था ना, उस टाइम में आई यूज्ड टू मैनेज मनी। सो आई थिंक वो एक्सपीरियंस बहुत सही हुआ। देन आई सर्वाइव दैट पर्टिकुलर एक वेव जो हम बोलेंगे तो इस टाइम के यू वर आल्सो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट? यस, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन 2006 ओनली, ठीक है, ठीक है। जब मैं एमबीए कर रहा था। और तो 2006-7 में तो मार्केट्स का रिमेंबर 2002 से जो भागा था अलग ही अरे जोश था कि फिर वो तो स्टॉक ऐसा मार्केट। होता था ना, आई स्टिल रिमेम्बर 2004 से लेके 2000, मतलब 2004 में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मुझे मार्केट के बारे में मुझे लगता था कि मुझे बहुत सारी चीजें पता है। तो 2005 में 5-6 में जब मैं पुणे आया था फॉर कैट प्रिपरेशन एंड एग्जामिनेशन, तो तब मेरा एक दोस्त था कि उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक शेयर मार्केट की एकेडमी होती थी। वो सर नहीं रहे अभी, प्रकाश ओक नाम था उनका। सो ही यूज्ड टू बी माय मेंटर और टीचर, यू कैन से, जिन्होंने मुझे एक्चुअली स्टॉक मार्केट के प्यार में बहुत ज्यादा डाला। तो तब मुझे वो मेरा दोस्त बोलता था, यार चल यार हम जाके ना वो क्लासेस करते हैं, वो बहुत सही पढ़ाते हैं सर इन्वेस्टिंग के बारे में। बोला यार स्टॉक मार्केट के बारे में मुझे क्या पढ़ाएंगे यार, मुझे तो सब पता है। क्योंकि क्या होता था कि इंजीनियरिंग में मुझे प्राइसेस पता होती थी स्टॉक्स की, और दोस्तों को कुछ पता नहीं होता, तो उनको लगता था यार इसको तो बहुत पता है। और फिर वो टिपिकल, मतलब अगर हम थोड़ा सा लाइट टर्म में बात करें तो अंधे में काना शाना होता है, वैसे मैं वहां पे शाना होता था। मतलब वैसे मैं यही वाला बोलने वाला था, बट मुझे लगा कि ज्यादा तो इसलिए तो मैंने ही बोल दिया वो। तो फिर मैं जब वहां पे गया क्लास में, तो मुझे पता चला कि मुझे सिर्फ प्राइसेस ही पता थे और कुछ पता नहीं था। सो वो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग फेज। तो आई थिंक वो जो मैंने कोर्स किया था उनके साथ, मतलब इट वाज क्वाइट एक्सटेंसिव, 15 डेज, सुबह से लेके शाम तक हम वहां पे उनके साथ इंटरेक्ट करते थे। तो उन्होंने एक्चुअली वो प्यार में डाला मार्केट के, एंड इट हेल्प मी। सो मैंने सब वहां पे सीखा, मतलब रिगार्डिंग मार्केट, डेरिवेटिव्स वगैरह सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो एक बिगिनर्स होता है तो हर चीज ट्राई करता है, तो आई थिंक वो लॉसेस ने भी मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। और 2006 से लेकर 2008 में जब मैंने एमबीए किया, तो आई थिंक दैट फेज एक्चुअली आई डिड रियली वेल व्हेन आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम। और आईएमटी गाजियाबाद एक ऐसा कॉलेज है जो जहां पे 2 चीजें बहुत मुश्किल होती है, एक आप फेल नहीं हो सकते और दूसरा आप टॉप नहीं कर सकते। तो दोनों चीजों के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फेल और टॉप होने के लिए। बाकी आप, मतलब इट्स अ जेन्युइन कॉलेज कि भाई आपको आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज पे फोकस करने का मिलता है वहां पे। सो फिर वहां 2 साल आई वर्क रियली वेल। सो वहां काफी अच्छा पढ़ाई वगैरह हो गई, एंड एनालिसिस, फिर पार्टिसिपेशन अलग अलग चीजों में की, मतलब कॉम्पिटिशन्स वगैरह में। तो मार्केट पे ही मैंने पूरा ध्यान दिया, एंड I got placed in Kotak Wealth Management. So फिर I was lucky, पूरी बैच में IMT गाजियाबाद की उस साल की I was the only person who got placed in Pune 240 में से. So I think that was good for me. So then 2 साल यहाँ पे जॉब किया. So 2009 का फॉल भी देखा, 2010 का वापस रिवाइवल भी देखा, और फिर पता चला यार ये तो मीटर डाउन होता है हर महीने 1 तारीख को. So फिर अपना खुद का क्यों कुछ ना करे. So then in 2010 I started with wealth management. ऐसा लगा कि यार कोटक के क्लाइंट आ जाएंगे अपने पास, मतलब इतना बढ़िया अपन मैनेज कर रहे, फॉल में भी हमने उनको मैनेज किया है. बट मतलब मैंने ऐसे 50 क्लाइंट्स लिस्ट किए थे कि भाई हाँ ये आ जाएंगे मेरे साथ. उसमें सिर्फ 2 क्लाइंट आए मेरे साथ.
सो आई थिंक वो 2 क्लाइंट्स से फिर रेफरेंसिंग उनका बिजनेस मैंने पैसा मैनेज करके फिर नाउ वी हैव अ वेरी बिग बुक ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट. सो वो एक बिजनेस है. Then 2016 में me and Gaurav started with this Yadnya Investment Academy because HNIs का पैसा आप मैनेज करते हो, बट अगर वो सेविंग अकाउंट या एफडी में भी रखेंगे ना तो उनकी साथ पुश्ते आराम से बैठ के खा सकती है. सो एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो होती है वो रिटेल इन्वेस्टर की बहुत ज्यादा होती है. सो आई थिंक देन यज्ञा केम इनटू पिक्चर. सो हमने फिर यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी पे बहुत ज्यादा फोकस किया. सो यूट्यूब चैनल का वो डिस्कस करेंगे हम कैसे, हाउ इट स्टार्टेड. दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग यार, बिकॉज़ सी आपकी जर्नी क्या रही है. हल्का सा आपके घर में स्टॉक मार्केट्स का था, तो आपको ऑब्वियसली हैड अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट. फिर आपने पूरी स्कूलिंग की और ऑब्वियसली घर पे तो बात चली रही थी पूरी. देन यू वेंट टू इंजीनियरिंग, देन एमबीए, फिर कोटक, देन यू वेंट टू वेल्थ मैनेजमेंट. दिस इज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग. और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आई थिंक आपने 3 राइज एंड फॉल्स पूरे देख लिए. एक तो पूरा 92 का, ठीक है, और 2002 का. वो तो आई रिमेंबर जब 2002 का हो रहा था तो मैं स्कूल में था उस समय. कुछ बच्चे स्कूल में स्टॉक मार्केट से बात करने लग गए थे. और फिर मेरा क्या था कि मेरे डैड तो स्टॉक मार्केट में थे, तो मुझे हल्का सा आइडिया था. बट वो बच्चे की बात होती है ना कि अरे भाई ये हो, तो मेरा भी सेम सिचुएशन था. मैं भी स्कूल में एकदम किंग टाइप बन गया था, भाई ये तो बहुत जीनियस टाइप है. और आपको तो हमेशा उल्टा हुआ था. मुझे लेनी थी साइंस, क्योंकि मेरे सब तो साइंस में जा रहे थे. उस समय था कि सब साइंस ही ले रहे हैं. मेरे पापा ने बोला बेटा, मेरे पापा सीए, तुमसे नहीं हो पाएगी, तुम कॉमर्स लो, तुम कॉमर्स लो, तुम साइंस नहीं कर पाओगे. अब इसमें एक और चीज अभी इंटरेस्टिंग है. अब जैसा आपने बताया कि आपके दादाजी और पापा ने कोलगेट में 1979 तो आई थिंक सेंसेक्स शुरू हुआ था. यस. तो हाउ डिड दे कम इनटू स्टॉक मार्केट? बिकॉज़ उस समय तो स्टॉक मार्केट कुछ मतलब किसी को पता भी नहीं होगा शायद कि आस पड़ोस की कर क्या रहे हैं. सी आई थिंक हमारे बाजू में एक मतलब नेबर थे, वो काफी इन्वॉल्व होते थे स्टॉक मार्केट में. तो उन्होंने जो नेबर्स थे आजू बाजू के, उनको उसमें इंट्रोड्यूस किया था. और उस वक्त कैसा होता था कि ही यूज्ड टू बी अ सब ब्रोकर, और वो जो बोलते थे वो प्राइस हम लेते थे, हमें तो कुछ पता नहीं होता था. तो आई थिंक टू इंक्रीज हिज बिजनेस उन्होंने आजू बाजू वालों को पकड़ा, बट वहां से इंट्रोडक्शन हो गया. सो आई थिंक वी वर जस्ट शेयर लकी. सो आई थिंक लक इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर की एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर वर इन्वॉल्वड इन दीस थिंग्स. बस और कुछ नहीं, बस दैट वाज शेयर लक. एक्चुअली इंटरेस्टिंग. अब एक और चीज, ठीक है, ये मैंने फेस की थी, आई डोंट नो आपने की. जब मैं मार्केट्स के बारे में आया, ठीक है, तो मैं कॉलेज से गया नहीं था. तो मैं 18-19 में आया, तो मुझे लगा कि भाई मैं आ गया हूँ. अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, किसी को पता भी नहीं है. मतलब मेरे एक्चुअली सपने जैसे स्टॉक ब्रोकर ऑफिस जाते थे कि भाई हेलीकॉप्टर से आऊंगा या फिर मर्सिडीज बाहर पार्क होगी, गार्ड ये सोचेगा मेरे बारे में, सब. तो पहले था एकदम ट्रेडिंग का जोश, कि अब मैं समझ गया हूँ. और फिर बाद में 7-8 महीने में वो मार्केट आपको अपने लेवल पे ले आता है, ठीक है. मेरे साथ तो यही हुआ. तो आपके साथ कैसे हुआ कि भाई मैं ट्रेड करूंगा, मैं समझ गया हूँ मार्केट? और फिर हाउ डिड यू चेंज कि यार नहीं, आपको रियलाइजेशन कैसे हिट हुई कि इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट ट्रेडिंग? सी आई थिंक 2004 से लेकर 2008 की जो रैली थी वो मैंने बहुत नजदीक से देखी थी. आई स्टिल रिमेम्बर कि 2007 में आई गॉट प्लेस्ड इन दिसंबर, 16 दिसंबर को प्लेस हुआ था मैं कोटक में. तो देन आई वेंट टू मतलब फिर मैं पुणे आया था. छुट्टियां होती है ना बाद में प्लेसमेंट के बाद, तो पुणे आया था. फिर पुणे से जैन में मैं वापस जा रहा था गाजियाबाद. सो तब ट्रेन में, और ये जो आई थिंक तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि मैं काफी अच्छी तरीके से कन्विंस करता हूँ लोगों को, या फिर अच्छी लगती है लोगों को बातें. सो मैं ट्रेन से वापस आ रहा था जब, तो आई स्टिल रिमेम्बर द डेट वाज आई थिंक 21 ऑफ जैन 2008. सो जब वो पहला फॉल हुआ था ना, बड़ा फॉल 2008 वाला, तो वो था. और मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ, मतलब वो बुगी में जितने लोग बैठे थे ना, 8-9 लोग, भाई सबको ज्ञान दे जा रहा हूँ. और सबको लग रहा है यार क्या मतलब नॉलेजेबल बंदा यार, इतना बता रहा है, क्या कन्विक्शन है. और फिर 1-2 लोगों ने तो मुझे चाय भी ऑफर की, चाय भी पिलाई, कुछ लोगों ने नाश्ता भी दिया. अरे बड़ा बड़ा सही है. और फिर आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 9:55 को मार्केट ओपन होता था शायद पहले, अब बाद में जल्दी हुआ. सो फिर ऐसे कुछ 9:55 हो गए, और वो एक ने बोला अरे क्या बात कर रहे हो यार, बोले मार्केट तो गिर गया आज. मतलब गिर गया? बोले 2000 पॉइंट गिरा है मार्केट, 10% गिरा आज मार्केट. बोलो भाई ये क्या, मतलब लोगों ने बोला चाय वापस करो पहले तो. 10% कैसे गिर सकता है यार, मतलब फिर इट वाज लाइक अ शॉक टू मी. सो वो एक दिन मैं कभी नहीं भूल सकता कि सरप्राइज था या शॉक था मेरे लिए. फिर मैं कॉलेज गया, फिर वहां पे हम जो टिपिकल एंथुजियास्ट थे स्टॉक मार्केट के, तो डिस्कशन कर रहे हैं, अरे ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यार, ये तो 10% मार्केट गिरा, ये तो डालना चाहिए. मतलब किसी के पास घर है तो वो बेच के डाल दो यार ये. दूसरे दिन फिर धड़ाम से 10% मार्केट और एक बार गिर गया. मतलब बाप रे, ये तो अपने साथ पहली बार ही हो रहा है, ये क्या हो क्या रहा है. वो तो हाँ, लोअर सर्किट मुझे यार कितने ब्रोकर्स, 21,000 से 16,000 या 17,000 ऐसे ही वो गिरा था मार्केट. हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है यार. और फिर जो सब प्राइम एंड दिस एंड दैट, और
आई थिंक जो न्यूज पे न्यूज आती गई, सो बीएस टर्न की पहले न्यूज आई कि भाई वो बैंकरप्ट हो रहा है, फिर वो लेहमन की न्यूज आई जब हमने ज्वाइन किया। आई थिंक तो मुझे ऐसे समझ में आया कि इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट की इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट स्टॉक्स, इट्स ऑल अबाउट। जब मैंने कोटक ज्वाइन किया, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था कोटक ने, दे हैव स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन दैट। सो उसमें हमें बोला गया था कि भाई आपको ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये हर एक क्लाइंट के पास जाके करनी है। ठीक है। तो अब हम तो मैनेजमेंट ट्रेनीज थे कि भाई इसको काम दे दो, ये कुछ नहीं करता, इसको दे दो, ये इसको कौन से क्लाइंट है, और क्लाइंट भी ऐसे दिए जाते हैं चुन चुन के, जो घटिया क्लाइंट्स है ना वो आपको दिए जाते हैं। दिस इज द टिपिकल इंडस्ट्री, आई विल नॉट से, बट इट एक्चुअली बिल्ड्स योर कैरेक्टर, दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक। सो भाई अब मैं अपना जेन्युइनली जो भी क्लाइंट्स है, जो भी मतलब इन्वेस्ट नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं होते, बट वो इन्वेस्ट नहीं करते, वो उनको दिए जाते। सो फिर हमें दे दिए वो क्लाइंट, फिर हम मैं जा जाके सबके फाइनेंशियल प्लानिंग करवा रहा हूँ ये वो। अब कुछ कुछ लोगों को अच्छा लग रहा था, ये दिस इज अ न्यू अप्रोच ऐसा लग रहा था। अब जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं ना, जो पैसा मैनेज करते हैं, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इन चीजों से, क्योंकि उनको सेल्स करना होता है, धंधा करना होता है, टारगेट्स अचीव करने होते हैं। अब हम ठहरे मैनेजमेंट ट्रेनिंग, हमारे पास तो मीटिंग्स ही नहीं होती, तो क्या होता था कि बिना बताए सुपरवाइजर्स को ये आरएम्स मुझे लेके जाते थे मीटिंग्स में और बोलते थे भाई तू कर इनका फाइनेंशियल प्लानिंग। तो एक ऐसा एक 24 साल का बच्चा है यार, मतलब उसको उनको लग रहा था वो ऐसे 30 32 33 इसके थे, अपन अच्छे कॉलेज से थे इसलिए अपने को अच्छा रैंक मिल गया वहां पे, तो बट कंपटीटर्स थोड़े से पुराने एक्सपीरियंस वाले होते थे और उनको बड़ा गुस्सा आता था यार क्या है सारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग आके बैठ जाते, हम पूरा रिलेशनशिप ऑफिसर से बन के, फिर आरएम से बन के, फिर सीनियर आरएम से बन के, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर आते, ये आके बैठ जाते। सो देन मैं उन लोगों के फाइनेंशियल प्लान बनाता था, फिर वह अल्लाह ठीक है यार अपन कर लेंगे ये फाइनेंशियल प्लान। और उसमें क्या हो गया कि जब 2008 का फॉल आया तो फिर कोटक ने डिसाइड किया था कि दे विल डाउनसाइज ऑन नंबर एम्प्लॉइज, स्पेसिफिकली सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक मतलब मुझे आई हैव हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर उदय कोटक, ही इज अ विजनरी गाय, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सो उनको एंड ही इज अ कंजर्वेटिव गाय। सो ऐसा जब समय आता है तो ही थिंक्स, मतलब उससे मुझे आई दैट्स व्हाई आई लाइक कोटक महिंद्रा बैंक सो, कि वो उन्होंने बोला भाई मैंने लोगों से पैसा लेके ये बैंक बनाया हुआ है, डिपॉजिटर्स का पैसा है, मतलब इफ आई नीड टू, बिकॉज उनको लग रहा था भाई एनपीएस वगैरह क्रिएट हो सकते, तो आई नीड टू कट डाउन ऑन कॉस्ट, तो उसके हिसाब से उन्होंने किया। सो ऑब्वियसली इसमें मैनेजमेंट ट्रेनीज वगैरह ये जो नए जॉइनीज होते हैं तो उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसमें, बट साथ में जो नॉन परफॉर्मर्स या लो परफॉर्मर्स या फिर जो भी है उनका, तो उनको भी नोटिस दी जाती है कि भाई आप जॉब देखना शुरू कर दो। तो फिर ऐसा हो गया कि 3 महीने का नोटिस होता है, तो भाई सबसे रिजाइन करवाया मैंने भी, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर 19th of February 2009 मैंने रिजाइन किया था। और मैंने रिजाइन किया था कि और वो रेजिग्नेशन मैंने रीजनल हेड को दिया था मेरा, तो मैंने इस पे नहीं किया था, ईमेल पे नहीं किया था, इट वाज मतलब उस पे लिख के मैंने दे दिया था उनको। तो उन्होंने बोला ठीक है, मतलब इट्स ऑफिशियली आई हैड रिजाइन। सो साथ में क्या हो गया, तो उन्होंने बोला भाई जॉब ढूंढना शुरू कर दो, सबको बोला। तो जो आरएम्स होते थे पुराने, तो वो बोले यार ठीक है, मतलब वो उन्होंने जॉब देखना शुरू कर दिया। और मेरा ये था कि भाई अब जॉब कहां से ढूंढेंगे यार, मतलब क्या है अपने पास एक्सपर्टीज जो हम जॉब ढूंढेंगे, और ऐसा मार्केट था, इट वाज वर्स्ट मार्केट फॉर जॉब्स, स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट फील्ड के लोगों के लिए। तो फिर हमने जॉब देखना शुरू कर दिया। तो दोस्तों बाकी जो थे हमारे साथ, उन्होंने जॉब देखना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा यार जो भी है अपने पास बुक है, 3 महीने तो है ना अपने पास, अपन उस पर ही काम करते। सो आई वाज स्टिल वर्किंग विद दैट। और जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया था ना, सो इट वर्कड रियली वेल। उसकी वजह से आई वाज द टॉप परफॉर्मिंग आरएम फॉर दैट पर्टिकुलर क्वार्टर, जो वो जब रिजाइन करने के बाद। सो फिर मेरे रीजनल हेड ने मेरे एरिया हेड को बोला भाई ये कौन है, सर ये तो मैनेजमेंट ट्रेनी है। अच्छा वो जो इसने रिजाइन किया था, तो वो जॉब काम क्यों कर रहा है, बोले फिर वो, बोले सर वो तो कर रहा है, फिर भी काम कर रहा है, मतलब उसने रिजाइन किया है, बट उसको लगा 3 महीने अगर होगा कुछ तो देख लेंगे। तो फिर उन्होंने बोला भाई इसका रेजिग्नेशन कैंसिल करो, बोले इसको रखो बोले तुम। और ये जो लोग छोड़ के गए थे बाकी के, उनकी सबकी बुक मुझे मिल गई, आई हैड वर्कड ऑन देयर फाइनेंशियल प्लान्स। तो भले ही मैं वो क्लाइंट को अच्छी तरीके से नहीं जानता था, बट मुझे उसका फाइनेंशियल प्लान कैसे, मैंने ही बनाया था, सो आई न्यू दैट। So then for next 1 year I was the top performing RM. I used to get good incentives through that, मतलब and उसमें बिजनेस करने के लिए I used to do genuine, मतलब जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो लेस कमीशन एंड वैसे ये करके। So then दिसंबर 2000 I think 9 दिसंबर 2009 जब हमारा अप्रेजल सीजन शुरू हो रहा था, तो मैंने बोला भाई मुझे रिजाइन करना है अभी। So that was the time, actually मुझे ऐसा लग रहा था I was at my peak performance point of view। भले ही वो
और सैलरी 10 लाख क्रॉस नहीं की थी, भले इंसेंटिव पकड़ के 10 लाख क्रॉस हो गया था, बट एक 10 लाख के ऊपर जब फिगर जाती है ना, तो नॉर्मली रिजाइन करने के लिए आप पोस्टपोन करते हो चीजें। तो मैंने बोला भाई इसके ऊपर नहीं जाना अपने को। तो सबने मुझे बोला कि यार तुम ये मत करो, ये जो नया सॉफ्टवेयर आया है तुम उसके पोस्टर बॉय बन सकते हो, ऐसे बिजनेस हो सकता है, ये हम समझाएंगे सबको। मतलब भाई नहीं सर बिल्कुल, मतलब अभी अपन अब छोड़ रहे, मतलब छोड़ रहे। सो मुझे ऐसा, मैं इतना हैप्पी था वो अप्रेजल मीटिंग से उठ के आया था कि आई विल नॉट सिट फॉर द मीटिंग। सो आई वाज, मतलब बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस पे था। बट क्लाइंट्स डिड नॉट टर्न, कि वो आए नहीं मैं हमारे साथ। तो मैं ठीक है यार देखेंगे। सो 2 क्लाइंट्स के साथ आई स्टार्टेड, बट देन रेफरेंसिंग एंड टचवुड, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा फेज भी मिला हमें रिटर्न्स का। सो दैट लक पार्ट वाज आल्सो देयर, एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन एक्चुअल वेल्थ मैनेजमेंट। सो 2008 का जो फॉल था ना, उसने मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है और एसेट एलोकेशन क्या होता है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया मुझे। और मेरे जो 2 मेंटर्स है एक्चुअल जो इंडस्ट्री से है, वो आज भी कोटक महिंद्रा बैंक में है, दे आर इन दुबई। सो वन इज कोटक महिंद्रा बैंक दुबई सीईओ एंड वन इज हिज डेप्यूटी। सो आई एम स्टिल इन टच विद देम। सो उन्होंने, जो रीजनल हेड थे, जिन्होंने मेरा रेजिग्नेशन सबमिट नहीं किया था और उन्होंने बोला था भाई ये कैंसिल कर देते। सो दे आर स्टिल इन टच, और उनको काफी अच्छा लगता है जब मैं अभी जिस तरीके से ये स्प्रेड हुआ है पूरा। So they feel really proud, मतलब I still get their messages, और आज भी मैं उनको गुरु पूर्णिमा को दोनों को मैसेज करता हूँ कि भाई हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सो they were मतलब एक्चुअल, मतलब उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली सिखाया है कि हाउ यू कैन मैनेज वेल्थ बाय फॉलोइंग फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एसेट एलोकेशन। एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। और स्पेशली बताऊं कि फॉर 24-year-old उस समय तो ये भी होता है कि अगर वेल्थ मैनेजमेंट जाना तो होता है कि अरे ये बच्चे को क्यों लिया है, मतलब ऑब्वियसली जब तक वाइट हैंड नहीं होता तो इंडिया में तो एटलीस्ट वो है। बिल्कुल तो बिल्कुल यार वो होता है उसमें। सो आई थिंक बट दैट वाज द फेज ना, कि थोड़ा सा मार्केट भी बहुत भाग गए थे। बट आई थिंक वो जो एक टिपिकल इन्वेस्टर मैनेजमेंट का एक फिलॉसफी होता है या फिर साइकोलॉजी होता है, तो वो शायद तब से ही मेरे में था, एंड दैट्स एक्चुअली इट हेल्प्ड मुझे। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे एक क्लाइंट थे, आई शुड नॉट नेम हिम, बट उनके मैं कुछ 8-9 करोड़ रुपए मैनेज कर रहा था कोटक में। तो उन्होंने मुझे पूछा था, परिमल व्हाट इज योर एज? बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब ही वाज हैप्पी विद द हाउ वी आर हैविंग दैट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अप्रोच। सो ही मतलब काफी बड़ी पोजीशन पे थे, पेप्सी में थे वो। तो वो ऐसे काम कर रहे थे और मैं ऐसे बाजू में बैठा था और हम डिस्कशन, मतलब वो काम करते करते होते ये डिस्कशन ऐसे उनके। तो मैंने उस वक्त बोला था, मैंने सर, तो आई थिंक 4 साल हो गए थे, फिर वो 28 इयर्स का था जो मैं खुद का बिजनेस कर रहा था तब। तो मैंने बोला सर 28 इयर्स ओल्ड। तो ऐसे रुके 2 मिनट के लिए, वो मेरी तरफ देखा, उन्होंने बोला बाप रे 28 साल के बंदे के पास मैंने इतना पैसा रखा है, मेरा मतलब एम आई राइट और रॉन्ग? So that time it was an interesting event, I think I must say that. हाँ, I can imagine कि obviously it's very बहुत natural है, मतलब I can understand his situation also कि यार वो experience भी चीज होती है। Right. तो बड़ा इंटरेस्टिंग। सबसे पहले आई थिंक 2008 आपकी लाइफ में, और स्पेशली जो ट्रेन राइड जो आपने बोला, इट वाज वेरी क्रिटिकल। जो लॉस वो कोई देखता नहीं है, वो जो जब तक एक्सपीरियंस नहीं करो उसकी एक अलग ही सिचुएशन होती है। आई रिमेंबर मेरे डैड के ब्रोकर समय आनंद राठी थे, तो वहां पे ब्रोकर्स टेंशन में है, उनकी हालत खराब हो गई। तो मैं समझ नहीं आई, मतलब और समय मैं आई थिंक 11th में होंगे, शायद मुझे समझ नहीं हो क्या रहा है ये सब। बाद में रियलाइज कि वो ब्रोकर का मार्जिन खत्म हो गया, वो भी सब पंगे पड़ चुके हैं। राइट। तो वही होता है सब प्राइम, ये एक अलग तरीके का सब प्राइम था। कैपेसिटी 100 रुपए की थी, बट 500 रुपए का एलोकेशन लेके बैठे थे, तो ये होना ही था। 100%। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे आपने बोला वेल्थ मैनेजमेंट, अब बताऊं बहुत लोग हैं, और आई नो लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स आल्सो, कि वो स्टार्ट कैसे करते हैं कि व्हेन देयर समवन इज गुड इन स्टॉक मार्केट्स ना, तो चाचा मामा ताऊ जी यार मेरे भी मैनेज कर दे, स्टार्टिंग में थोड़ा देंगे, फिर बढ़ता रहता है। सो ऑफ कोर्स ये सब अनऑफिशियली होता है, सिर्फ वो फैमिली फ्रेंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जो भी होता है। तो इफ समबडी वांट्स टू टेक वेल्थ मैनेजमेंट एज अ करियर, वो बोलेगा कि हर्ष यार मुझे तो ये करना है, आई लाइक पीएमएस, आई लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सो व्हाट वुड बी योर 3 एडवाइस टू हिम कि वेल्थ मैनेजमेंट में ये 3 चीजें करो, यू विल बी सॉर्टेड? सी आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वेल्थ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो जो इन्वेस्टिंग की साइड जो है ना, वो कंप्लीट नेटवर्थ मैनेजमेंट पे होनी चाहिए। सो व्हेनेवर वी आर मैनेजिंग वेल्थ, तो हम क्या करते हैं, हम ना प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं कि भाई ये स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, ये फंड ने कितना रिटर्न दिया। वी नेवर फोकस ऑन द कंप्लीट नेटवर्थ। सो ये जो चीज है ना, तो वो ओवरऑल, सो मैं जब भी ट्वीट भी करता हूं तो मेरा बहुत फोकस उस पर रहता है कि वी शुड फोकस मोर ऑन एक्यूमुलेशन।
रिटर्न इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट. सो एक्यूमुलेशन, जो आपकी पुरानी वेल्थ है उसमें आप जो एक्यूमुलेट करोगे और वो टोटल नेटवर्थ आपकी ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. सो ये होलिस्टिक अप्रोच लेना बहुत जरूरी है. और होलिस्टिक अप्रोच का ये फर्स्ट पॉइंट है. मतलब फर्स्ट पॉइंट ये था कि लोग बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होते हैं, नॉट सीइंग द एंटायर पोर्टफोलियो. प्रोडक्ट आप आई थिंक यू आर आल्सो इन यूट्यूब, तो आपको पता है कि क्लिक बेट बहुत ज्यादा होते हैं. अब आई डोंट नो वेदर यू फॉलोइंग माय वीडियोस और हमारा स्टॉक मार्केट क्यों गिरा. बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं यार आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वगैरह, और जब भी स्टॉक मार्केट गिर जाता हो आप इमीडिएटली आ जाते हो, वीडियो बना देते हो उसमें. तो उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि लोगों को उस वक्त वो सुनना है, बट इनहेरेंट मैसेज जो होता है अंदर वो यही होता है कि भाई इस पे ध्यान मत दो. अब कैसा है, नए अब जो फॉलो करते हैं जेन्युइनली उनको पता है वो उसकी है. सो नए लोगों को अट्रैक्ट करके फिर उसी फिलॉसफी पे लाना, दैट इज व्हाट आई थिंक आई फोकस ऑन. और इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई ये क्लिक बेट वी कैन यूज दैट, बट अल्टीमेटली जो मैसेज देना है ना वो प्रॉपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का और फाइनेंशियल प्लानिंग का ही देना है. तो जैसे आपने बोला 3 एडवाइस क्या होनी चाहिए, तो पहला तो नेटवर्क पे फोकस होना चाहिए. दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल बहुत जरूरी है. इनफ्लोज आउटफ्लोज समझना कि हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं. इनफ्लोज आउटफ्लोज समझोगे और फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके फाइनेंशियल गोल्स को आप आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, और आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से देन यू कैन स्टार्ट एलोकेटिंग टू दीज इन्वेस्टमेंट्स. सो यहाँ पे टोटल कैश फ्लो मैनेजमेंट पे ध्यान ही नहीं देते हम. हमारा मतलब ये आजकल का यही हुआ है कि भाई स्टॉक मार्केट में ना ये एक रात में हमें डबल कर देंगे पैसा, ये आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है. बहुत लोगों को लगता है. दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच पीपल हैव. सो फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल पे फोकस करना चाहिए. वेल्थ मतलब ओवरऑल नेटवर्क ग्रोथ, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड अपनी रिस्क प्रोफाइल बहुत अच्छे से मैनेज, मतलब जो भी आप अगर किसी का पैसा मैनेज करो तो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करो. बिकॉज इस इंडस्ट्री में मैंने देखा है वेल्थ मैनेजर्स जो होते हैं या रिलेशनशिप मैनेजर्स जो होते हैं वो अपना रिस्क प्रोफाइल क्लाइंट को लगा देते हैं और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. सो दैट्स रॉन्ग. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग कि अगर कोई कंजर्वेटिव है तो उसको फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में पैसा डालना है. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग कि नहीं हाँ आप उसको एजुकेट करने की कोशिश करो. अंडरस्टैंडिंग, हाँ आपको पता ही नहीं है रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होता है एक्चुअली आपका, तो आप उनको हेल्प कर सकते हो. देन धीरे 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 एक्सपीरियंस के साथ यू कैन टीच देम दीज थिंग्स. बट ऐसा नहीं करना चाहिए. नॉर्मली मैंने देखा है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट का टारगेट है, तो भाई ये इसका रिस्क प्रोफाइल में हो ना हो बट ये प्रोडक्ट तो उनको देना ही देना है. सो वो प्रोडक्ट अप्रोच हो जाता है एंड वहीं पे सारी चीजें गलत हो जाती है वेल्थ मैनेजमेंट में. ये आपका रिस्क प्रोफाइल में पॉइंट तो सही था, बिकॉज आई नो सो मेनी पीपल वही, बिकॉज अब अगेन फंड मैनेजर्स ऑब्वियसली दे वांट टू टेक मोर रिस्क, एंड जैसे भी अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ फंड मैनेजर्स होते हैं, तो बहुत बार अगर एक आदमी डाल देना वो खुद इतना वो हैंडल कर सकता, वो बीच में ही निकल जाएगा, तो फंड मैनेजर का भी नुकसान, उसका भी नुकसान और सबका नुकसान. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्क उस कंफर्टेबल होना चाहिए वो आदमी रिस्क विद दैट रिस्क. राइट 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 ट्रू. अब आपने जैसे एक और चीज आपने स्टॉक मार्केट न्यूज़ में बोला कि जैसे YouTube पे गिरा, मार्केट गिरा, और वो तो आई अंडरस्टैंड, बिकॉज YouTube में भी एक तो थंबनेल्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ग्रैब अटेंशन. और वीडियो में पूरा होता था, तो इफ यू जजिंग द एंटायर थिंग बाय थंबनेल तो डजंट मेक सेंस वैसे भी. राइट. अब जब स्टॉक मार्केट न्यूज़ आती है, ठीक है, जैसे आई रिमेंबर अगस्त 2020 में, करेक्ट मी इफ आई एम नॉट, आई थिंक अगस्त सितंबर 2020 में जो फ्यूचर रिटेल का हो रहा था कि रिलायंस टेक ओवर कर रहा है, फ्यूचर का प्राइस शेयर पूरा ऊपर भाग गया था दोबारा. देन अडानी का हो रहा था कि अडानी की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है एकदम हाइप हो जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, और फिर एक डेढ़ हफ्ते बाद कोई वो न्यूज़ याद भी नहीं रखता, वो सब बाय बाय टाटा खत्म. सो जब ऐसी कोई न्यूज़ आती है एकदम तड़कती और भगती न्यूज़ की हर जगह फैल गई है, हाउ डू यू लुक एट इट? मतलब आई वांट टू नो योर विजन कि आप उनको कैसे देखते हो, कि आप लगते हो कि थोड़ी देर में देखते हैं या फिर आप उसमें एकदम घुस जाते हो? हाउ डू यू सी दैट न्यूज़? सी मतलब मेरे लिए तो स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे नॉन इवेंट होते हैं. सो आई डोंट सी, हाँ बट देयर इज अ नीड फॉर दैट पर्टिकुलर कंटेंट, सो वी मे मेक वीडियोस, बट फॉर मी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर नॉन इवेंट्स. दैट्स व्हाट आई फील. रीजन बिकॉज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 2 पैरामीटर्स फॉर स्क्रीनिंग, मतलब जो स्क्रीन होनी चाहिए कंपनी. फर्स्ट इनिशियल स्क्रीन, एक तो मुझे अर्निंग विजिबिलिटी काफी अच्छी दिखनी चाहिए उस कंपनी में, और ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा दिखना चाहिए. विजिबिलिटी मतलब काफी लंबे समय के लिए अर्निंग्स इंटैक्ट है इस कंपनी की, एंड ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है. तो ये 2 पैरामीटर्स पे अगर ये हाईलाइट होता है, मतलब ये शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो वो हमारी रडार पे होते हैं स्टॉक्स. देन वी गो इनटू कि फाइनेंशियल्स कैसे है, ओवरऑल सेक्टर कैसा है, देन वैल्यूएशंस कैसे है, एंटरप्राइज वो पर्टिकुलर कंपनी कैसी है, एंड गवर्नेंस कैसे है. तो ये 5G एनालिसिस हम करते हैं एंड देन वी इन्वेस्ट. बट सिर्फ न्यूज बेस्ड मेरे लिए कंप्लीट नॉन इवेंट होता है, अनलेस दीज आर आर कंपनीज जो हम जिनको फॉलो कर रहे हैं या फिर हमारे पोर्टफोलियोज में है, मॉडल पोर्टफोलियोज में है, तो फिर ऑब्वियसली वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड
कि उसमें कोई अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चेंजेस हो रहे हैं क्या, कोई रिस्क आई है क्या. सो आई थिंक अकॉर्डिंगली, जैसे कि एग्जांपल, नाउ वी वर ट्रैकिंग इंद्रप्रस्थ गैस. अब यहाँ पे जैसे आपके नॉर्थ में या स्पेसिफिकली एनसीआर एंड उस एरियाज में उन्होंने बोला है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एग्रीगेटर्स जो है ये उबर ओला वगैरह या फिर फूड एग्रीगेटर्स, उनको भी उसमें इंट्रोड्यूस करना होगा. तो डेफिनेटली दिस इज अ बैड साइन फॉर आईजीएल, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस है उस एरिया में और वहां पे आपको कंपटीशन आ रहा है. भले ही वो 5% करना चाहते, 20% करना चाहते, 25% करना चाहते, नंबर ऑफ ईयर्स लगेंगे, बट इट इंपैक्ट्स द अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल. सो ऐसे समय पे देन इट्स अ कंपनी रिलेटेड रिस्क. तो डेफिनेटली वन नीड्स टू टेक अ कॉल एंड यू नीड टू बी ओपन टू चेंज योर ओपिनियंस. So this is interesting. So I think one thing that all of us can learn is that कि सबसे पहली चीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से इतनी न्यूज से हिलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे तो बहुत आती रहेगी, बहुत न्यूज आती रहेगी और 2 हफ्ते बाद सब भूल भी जाते हैं. एंड सेकंड थिंग, इट शुड बी मोर स्टॉक स्पेसिफिक, जो काफी इंटरेस्टिंग था. जैसे बहुत बार होता है कि आईटीसी में जैसे कुछ हुआ तो सबके सब आईटीसी में चले गए. दैट्स आई थिंक ह्यूमन नेचर या स्टॉक मार्केट. राइट. अब अच्छा, अब जब हम न्यूज की बात कर रहे हैं ना, अब पहले आई रिमेम्बर न्यूज का एक था कि सुबह सुबह सीएनबीसी टीवी खुल गया है, ठीक है, ऑल द एंकर्स, तो सब एंकर्स का नाम भी याद है, तो फैमिली मेंबर्स है, इतने सारे एंकर्स इतना देखा मैंने, राइट. उद्यन मुखर्जी बीइंग माय एब्सोल्यूट फेवरेट, आई एम द ह्यूज फैन ऑफ हिम. अब तो ही इज नॉट लॉन्ग इन सीएनबीसी, बट अब मैं देखा कि स्पेशली इन्वेस्टमेंट ना, मीडिया कंजम्पशन बहुत चेंज हो गया है, कि जो एक्चुअल मीडिया हाउसेस थे ना, पीपल प्रेफर यूट्यूब. जैसे आई रिमेम्बर जब पहले आईपीओ था तो आईपीओ भी इतना डिटेल में बताते कि समझ भी नहीं आया. अब तो यूट्यूब में हर आदमी अपना आईपीओ में डिफरेंट एनालिसिस, बहुत मजा आता सुनने में. सो आपके हिसाब से व्हाट, वेयर डू यू थिंक फाइनेंस जर्नलिज्म इज हेडेड? विल इट बी, will come down to YouTubers only, या फिर इनका रोल क्या रहेगा? How do you see the future? See, I think यहाँ पे जो है ना, मतलब I don't know whether you are looking at it or seeing that thing, but मुझे ये चीज commoditize हो गई ऐसा लग रहा है अभी. So मतलब nothing, again I'll say that I'm not against people who are promoting products on different YouTube channels and all those things, so it's okay. So definitely यार, हर एक का एक thought process होता है उसके हिसाब से. But उसमें क्या हो जाता है पता है क्या, कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो जो एक जेन्युइन एडवाइस जानी चाहिए ना, हम ठीक है हम डिस्क्लोजर्स दे देंगे, ये नहीं करना वो नहीं करना, भाई हमारा ये नहीं है, आई अंडरस्टैंड. मतलब सो आई फील कि it's better we should be looking at this as a responsibility rather than celebrity. So ये हमारी responsibility है rather than being a celebrity on this particular platform. That's what I feel. But ठीक है यार, मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक का एक thought process होता है, and they are not doing anything wrong also. जैसे कि हमारे YouTube चैनल पे मैंने कभी किसी डिस्काउंट ब्रोकर का अकाउंट ओपनिंग का बात नहीं की. वो एक कॉन्शियस डिसीजन था, बिकॉज फॉर मी आई हैव बीन थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस. सो मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू बी अनदर डिस्ट्रीब्यूटर हियर. So I will build my product and I will promote my products, and then I'll responsibility also of those products. So that was the idea we had. So मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा अभी तो सेबी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, बट सेबी विल स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व इन यूट्यूब मैनेजमेंट. ये यूट्यूब काफी अच्छा रहेगा फॉर एवरीवन. जरूरी भी है, वो बहुत जरूरी है. हमारे कुछ मित्र भी है जो आईएमटी से ही सेबी में प्लेस हुए हैं. So we get news कि soon I think we are going to see some regulations for YouTubers also, and which is very much important also, because we cannot just promote things blindly. I must say actually I'm feeling so happy कि SEBI actually इसमें actually I had no idea about this, and this ये बहुत जरूरी है, because ultimately अगर SEBI wants to protect retail investors तो उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है कि क्या मिल रही है. जैसे I'll tell you मेरे साथ एक जो हुआ था, तो I remember IRCTC का I think था, IRCTC था, ऐसे कुछ था, तो बड़ा हाइप था, सब कुछ था. तो मैंने अपनों को दिया कि आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस. क्यों? क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है और इस रेंज में करना है तो ट्रेडिंग के लिए बेटर स्टॉक्स है, इन्वेस्टमेंट में तो मच बेटर स्टॉक्स है. तो मेरी एडवाइस ये थी कि इसको ट्रेड करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके मत बैठ जाना कि ट्रेड क्या नुकसान हो गए. वही एंड एज अ ट्रेडर यू बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. तो फिर बहुत लोग आया कि नहीं, हाउ कैन यू से दिस. तो आई थिंक बहुत बार शायद पीपल ट्राई टू से समथिंग जो लोगों को अच्छा लगे, उनको प्लीज करे. So I think that is what you're trying to point out. Yes, definitely, because nowadays I'm seeing the same thing happening with cryptocurrency. Yeah. So वो जो चीज है ना, और इसीलिए उस पे भी रूल्स आने बहुत जरूरी है. The problem अगर होगा तो हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी पे भी, बट द प्रॉब्लम आई फील इज दैट कि गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है. अगर रूल्स लेके आ गए तो अप्रूव हो गया, मतलब कि भाई हाँ ठीक है ये आप कर सकते हो. सो दैट्स द डिलेमा. बट व्हाटएवर रिएक्शंस आर कमिंग फ्रॉम आरबीआई एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो बहुत क्लियर है यहाँ पे. सो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली जो आपको सुनना है वो बात करना नॉर्मली लोग करते हैं. अब क्यों नहीं करेंगे यार? 10 करोड़ अगर अकाउंट ओपन हो गए क्रिप्टो करेंसी के, और हम अभी भी 5-6 करोड़ पे डिमैट पे अटके हुए हैं,
वो भी आई थिंक मेरे हिसाब से लास्ट 2 साल में रिवॉल्यूशन आया है, इसलिए कोई 2-2.5-3 करोड़ अकाउंट ओपन हुए हैं. सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो जनता वहां भाग रही है. उनको लग रहा है भाई अब दिन में अगर 15-20% की वॉलेटिलिटी आपको मिल रही है तो फिर तो ट्रेडिंग तो होगी वहां पे. एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिस्ट सिटिंग देयर. तो उस हिसाब से आई फील कि इट्स बेटर कि जो उनको सुनना है वो बोलना इज नॉट अ राइट स्ट्रेटेजी. दैट्स व्हाट आई फील. और ये जो मैं इसको जर्नलिज्म तो अभी बोलूंगा नहीं, बिकॉज इट्स अ पेड थिंग. देयर आर लॉट ऑफ पेड थिंग्स इन्वॉल्व. अब आई अंडरस्टैंड मेन स्ट्रीम मीडिया में भी तो बहुत सारी चीजें पेड होती है. सो बट आई फील वो रेस लगी हुई है अभी कि गंगा बह रही है तो चलो हाथ धो लो. सो आई थिंक दैट कुड बैकफायर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. दैट्स व्हाट माय आई थिंक सेबी मतलब मुझे भी एक काफी इच्छा थी. जब हमें पता चला था कि हमारे कॉलेज में सेबी आने वाला है तो मेरा पहला था कि वेल्थ मैनेजमेंट में जाएंगे, अगर यहाँ नहीं हुआ है तो पक्का सेबी में प्लेस हो जाएंगे अपन. तो वो सेबी का एक ये मतलब मेरे जो मित्र भी है उनसे भी बात करता हूँ तो आई गेट अ फीलिंग कि यहाँ पे आएगा, डंडा आएगा काफी और स्ट्रिक्ट आएगा. ये तो आना चाहिए बिकॉज आई थिंक क्रिप्टो में भी जैसे क्रिप्टो बिल जो विंटर सेशन अभी तक आया नहीं, वो एक बिल होगा ना तो एक उसको एक फॉर्मेट मिल जाएगा. अभी यही पता क्रिप्टो करेंसी एसेट है, करेंसी है, वो है क्या, मतलब जीएसटी कितना है, कुछ नोबडी नोज एनीथिंग. सो आई थिंक वो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग हो सकता है. डेफिनेटली दैट कैन बी. और ये काफी अच्छा था. तो आपके हिसाब से मीडिया यूट्यूब आल्सो हैज सम इश्यूज विद इट. देयर आर लॉट ऑफ गुड यूट्यूबर्स, देयर इज नो डाउट. मतलब अभी ये जो इतने बड़े यूट्यूबर्स बने हैं तो ऐसा ही थोड़ी बने यार. मतलब दे आर आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, नो डाउट अबाउट 100%. बिकॉज आई एम इन टच विद सो मेनी पीपल. सो आई थिंक दीज बिग यूट्यूबर्स आर डूइंग रियली गुड. मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे या फिर ये जो कंसेप्ट्स है ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इन्वेस्टिंग के एंड ऑल दोस थिंग्स. सो डेफिनेटली आई थिंक दे आर डूइंग गुड थिंग्स. एंड ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली कहीं पे भी वो promotions कर रहे. So they are also quite cautious and conscious about these things. They also know the risks involved in that. I think वहां पे अभी तक rules define नहीं किए हैं. So that's why everybody is clueless on that part. I feel कि नहीं, you're right क्योंकि अगर YouTube नहीं होता तो इतने मतलब इतने कॉन्सेप्ट्स कभी सिंप्लीफाइड हो ही नहीं सकते थे जितना YouTube ने किया है. एंड यस एक बिजनेस एस्पेक्ट भी आता है. ऑफ कोर्स वी कैन अंडरस्टैंड क्रिएटर अब उसको भी अपना घर चलाना तो बस यस अगर रूल्स इसमें आएंगे तो काफी क्लैरिटी सबको मिल सकती है. दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा अब जैसे अभी हमने एक और चीज बात की थी जब आप बताए थे कि आपके 5G स्टॉक सिलेक्शन है, राइट. अब जो स्टॉक्स अभी हैं Zomato, ठीक है, लेट्स टेक वन कम्युनिकेशन, Paytm. सो दीस स्टॉक्स आर नॉट प्रॉफिटेबल एंड अभी तो काफी बुरी हालत है अनफॉर्चुनेटली दोनों में. व्हाट इज योर, दिस इज अगेन अ हॉट टॉपिक. अब मेरा इसमें आई टेल यू माय टेक बिकॉज़ आई विल नॉट इन्वेस्ट इन देम. मुझे नहीं लगता कंपनी खराब है बट इट डज नॉट मीट द फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स जो मैंने सेट करता हूं. एंड सबसे पहली चीज ये प्रॉफिटेबल नहीं है. दिस इज माय टेक. आपका क्या टेक है? व्हाट वुड यू Zomato, Paytm और ऐसे टेक स्टॉक्स जो इतने भी प्रॉफिटेबल नहीं है पर उनका हाइप बहुत है, व्हाट इज योर टेक ऑन दीस स्टॉक्स? सी आई थिंक ये जो बिजनेसेस है ना इनकी तरफ देखने का थोड़ा सा नजरिया हमें चेंज करना होगा. बिकॉज वी कैन नॉट एनालाइज दीज कंपनीज विथ ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस. अब जैसे कोई एक कंपनी है जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है और वो जैसे कि प्लांट्स बिल्ड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है उनकी, तो हमें वो एसेट सामने समझ में आता है कि भाई ये जो एसेट है ये बैलेंस शीट पे आएगा, इसको डिप्रिशिएट किया जाएगा, उसका एडवांटेज लिया जाएगा एंड देन अकॉर्डिंगली प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी शोन. प्रॉब्लम विद दीज कंपनीज इज दैट कि इनके जो एक्सपेंसेस है, इनका जो एक्सपेंडिचर है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है. तो वहां पे दे कैन नॉट रिपोर्ट इट. और इनका जो एसेट है वो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस में उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में. अब इनके एसेट्स क्या है सबको लगता है. आई स्टिल रिमेंबर कुछ दिन पहले Zomato पे क्यों गिरा इस पे डिस्कशन कर रहा था मैं, तो उस पे मुझे एक बंदे ने बोला कि एक ऐप का वैल्यूएशन कहीं 1 लाख करोड़ हो सकता है क्या. सो आई वाज लाइक यार मतलब एक ऐप का वैल्यूएशन ऐसा हो सकता है क्या. तो मतलब इट्स नॉट दैट ऐप व्हिच इज गेटिंग वैल्यूड एट दिस वैल्यूएशन, इट्स द एक्टिव यूजर्स व्हिच आर गेटिंग वैल्यूड. और एक्टिव यूजर्स जो है उस ऐप के उसका वैल्यूएशन का कोई मैट्रिक्स नहीं है. सो दैट इज एन इंटेंजिबल एसेट. Right, to and these type of businesses में price to book ratio तो जैसे it's irrelevant because मतलब ही नहीं है. So you cannot analyze that. Yes. अब Exactly. अगर से सपोज Exactly. हम बोलेंगे कि भाई Zomato प्रॉफिटेबल हो सकता है क्या, आई विल से Zomato नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हो सकता है. दे विल स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन मार्केटिंग. दे विल नॉट फोकस ऑन क्लाइंट एक्विजिशन. जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है वहां पे वो शुरू कर देंगे प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पैसा जा कहाँ रहा है, मार्केटिंग में ही जा रहा है मेजर पैसा. मार्केटिंग क्यों करनी पड़ रही है? एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ रही है क्या? नहीं, उनके पास तो ऐप आ चुका है, दे कैन इमीडिएटली मार्केट इट फ्री ऑफ कॉस्ट.
देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। एंड और वैसे भी तो वो हमें सुन तो रही है ना, मतलब हम जब बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि अब अभी हम बात कर रहे हैं और मुझे कुछ मिनटों में जोमेटो की एड्स आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज दैट्स दे आर लिस्टिंग। तो वो अगर रोक देंगे, बट एग्जिस्टिंग जो उनके डाउनलोड्स हुए हैं उनको तो वो फ्री में एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो इट्स ऑल अबाउट क्लाइंट एक्विजिशन। हाँ, बट इसमें किसने इन्वेस्ट करना चाहिए? इसमें इन्वेस्ट उन्होंने ही करना चाहिए जो बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर है, बिकॉज दीज आर अब स्टार्टअप टू मतलब प्राइवेट इक्विटी टू पब्लिक इक्विटी में आ चुके हैं वो। सो नाउ मार्केट्स आर हार्श, तो मार्केट के रिएक्शंस काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। और अभी जो हमने देखा ये फॉल भी उसी के वजह से देखा है हमने। तो ऐसे डिबेट्स होंगे एंड डिबेट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प दीज कंपनीज फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब ये जो चीज है हमें देखनी है कि ऐसी कोई हिस्ट्री है क्या कि यहाँ जहां पे ऐसी कंपनीज प्रॉफिटेबल बनी है आने वाले समय में, ये सब्सक्रिप्शन मॉडल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेजॉन। अब लोगों को जब मैंने बात की तो मैंने जस्ट डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनिशियल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। तो मैंने बोला था भाई अमेजॉन कैसे शुरू हुआ? अमेजॉन बुक्स सेल करके शुरू हुआ। तो उन्होंने वेबसाइट थी, अब ऐप वगैरह तो अभी ये रिसेंट फेनोमेना है ना लास्ट 7-8 सालों का। उसके पहले तो वेबसाइट पे ही सारी चीजें होती थी। तो अब वहां पे अगर होती बात कि भाई ये तो वेबसाइट है, इसको एक वेबसाइट को तुम इतना वैल्यूएट करोगे क्या? सो दैट इज द थिंग। लोगों को लगा रहे सर कहां आप अमेजॉन को जोमेटो से कंपेयर कर रहे हो? आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि ये हिस्ट्री आपको देखनी, ये केस स्टडी है और उस केस स्टडी को देख के ही ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने उसमें इन्वेस्ट किया है। और उनको भी पता है 10 में से 8 जो इन्वेस्टमेंट्स वो नहीं चलने वाली, 2 चलेगी, बट इट विल बी लाइक 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स और 10,000 टाइम बैगर रहेंगे वो। That's what we have seen ना। इन्फोएज ने जो पैसा डाला था, मतलब जितना दीपेंद्र गोयल के पास नहीं है जोमेटो, उससे ज्यादा जोमेटो का होल्डिंग इन्फोएज के पास है। तो और उन्होंने कितने रिटर्न्स बनाए पता है ना? 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके आज उसका 15,000। इन्फोएज का तो ये था कि वो तो स्टॉक कभी चलेगा, किसी नजर में था भी नहीं कि चलेगा ही नहीं, किसी की नजर में था नहीं, बट ही हैड अ विजन। आई डोंट नो वेदर यू हैव रेड दैट बुक स्टे हंग्री स्टे फुलिश। उसमें संजीव बिखचंदानी जी की स्टोरी है। अगर नहीं पढ़ी है ना आप एक बार पढ़ लेना एंड लुक एट दैट मैन, तो आपको समझ में आएगा वो बंदा है क्या। सो वो बहुत ही रश्मि बंसल की बुक है वो, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जिसमें बिखचंदानी जी की पूरी स्टोरी बताई हुई है उन्होंने। आईएम के पास आउट है ना, तो आईएम्स के बंदों की ही स्टोरी है उसमें। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है ये लोग। सो और उनको पता है कि फेल्यूर्स होंगे। अब मेरे 1-2 दोस्तों के कंपनीज में संजीव बिखचंदानी जी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। सो ही कीप्स ऑन टेकिंग दोज चांसेस एंड थ्रू इन्फोएज, नॉट कि खुद के पैसों से। सो आई थिंक ये सारी चीजें होती रहती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो एग्रेसिव इन्वेस्टर ने ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आपको डाउट है ना इन पे, so there is no need to invest also, believe me, because normally हम अगर डाउट पे रह के इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो पेशेंस नहीं होता, then we look for exits कि कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिली ना रही है तो मुझे लगा ही था ये होने वाला है। वही वेल्थ मैनेजर, if you're not comfortable with his risk, avoid it completely. Yes, otherwise you should avoid. अब यहाँ पे कैसा है, they are into duopoly, मतलब स्विगी एंड जोमेटो। अब सबको लग रहा है यार कि ये अमेजोन क्यों नहीं कर सकता, अमेजोन आके ये भी डिस्टर्ब कर देगा, या फिर डंजो में अब रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गया है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरा इस मार्केट को डिस्टर्ब कर देगा। बिलीव मी, ऐसा नहीं होता। मतलब यू कैन नॉट हायर एन एम्प्लॉय एंड बिल्ड अ बिजनेस, वो एंटरप्रेन्योर ही होता है। और इन्होंने वॉर चेस्ट बना ली है, मतलब जोमेटो के पास 12-13 हजार करोड़ की वॉर चेस्ट है, स्विगी के पास भी अभी इन्वेस्टमेंट्स आ गए, उनके पास भी 8-9 हजार करोड़ की वॉर चेस्ट है। एंड दीज पीपल लाइक मुकेश अंबानी, ये कोई मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे भाई डालते जाओ यार देखेंगे जब होगा सो होगा। सो दे आर आल्सो क्वाइट स्मार्ट पीपल। सो आई फील कि यहाँ पे डिओपोली इज गोइंग टू बी देयर, and after some point of time I think they will turn towards the profitability, और उसके allied जो businesses होंगे, so मुझे लगता है वहां पे they will keep on creating the profitability, and कुछ जो main businesses होंगे शायद वहां पे वो इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, but allied businesses जो होंगे जो जोमेटो ने ऑलरेडी बिल्ड करना शुरू कर दिए हैं, so I think they will be quite profitable, and but we will have, you need to have patience, और उसके बीच में ऐसे डिफरेंट ओपिनियंस आते रहेंगे और ये चीजें होती रहेंगी। अब जोमेटो इज डिफरेंट एंड पेटीएम इज डिफरेंट आई फील। सो पेटीएम में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको एक बहुत बड़ा एज था, बट यूपीआई ने वो एज निकाल लिया। सो जो एक 60-70% का मार्केट शेयर था, उसका कुछ मतलब नहीं है वॉलेट बिजनेस का भी, मतलब इतना जो ऐसा ग्रो नहीं होने वाला। जो पहले था, आई रिमेंबर पेटीएम तो पैसे सबके रहते ही थे वॉलेट में, अब वो कम हो रहा है बिकॉज़ ऑफ यूपीआई। अब यूपीआई आ गया, तो यूपीआई में उनका मार्केट शेयर कुछ 12-14% का है। सो अब चैलेंज वही है। एंड प्लस Mr. Vijay Shekhar Sharma coming into mainstream media and talking and giving interviews and arguing with
इंटरव्यूअर्स, ये मार्केट हार्श रिएक्शन देता है ऐसी चीजों को। अभी उस दिन भी जैसे जब लिस्टिंग हुई तो वो कुछ झगड़ा इन द सेंस आर्गुमेंट हो गया सीएनबीसी टीवी 18 के साथ रिगार्डिंग कि भाई आपको तो पता ही नहीं है कि हमारा बिजनेस क्या है, ऑल दोस थिंग्स। तो दीज थिंग्स डू नॉट हेल्प। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बोलते हैं यार ये क्या है यार, मतलब यू आर नॉट अ पर्सन हु शुड कम ऑन टीवी एंड आर्ग्यू, सो यू शुड जस्ट फोकस ऑन द बिजनेस। अभी उस दिन आई डोंट नो वेदर यू फॉलोड, बट दीपिंदर गोयल जी का इमीडिएटली ट्वीट आया था या फिर न्यूज उन्होंने दी थी अपने एम्प्लॉय, एक उन्होंने लेटर लिखा एम्प्लॉयज को जब वो 18-19% गिरा स्टॉक। सो तो उन्होंने बोला, सो ही सेड कि ये चीजें होती रहेंगी, हमारा काम एक ही है, एग्जीक्यूशन। तो हमने जो प्लान बनाया उसको हमें बस एग्जीक्यूट करते रहना है, and we should not be bothered about what is happening in market. He did not come on TV, अरे आपको तो पता ही नहीं है मेरा बिजनेस, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मतलब डोर डैश से मैं कंपेयर करूंगा, मैं इतना कर दूंगा। सुनो, he I think replied quite positively, and but he addressed his employees rather than markets. Then market took note of that. So this is good. But यहाँ पे अब जैसे उस दिन भी जो न्यूज आई कि विजय शेखर शर्मा जी ने पेटीएम को बजाज फाइनेंस से कंपेयर कर दिया। सो ये अगेन, सो वो चीजें अवॉइड करना। आई एम नॉट डिमीनिंग कि अरे नहीं पेटीएम तो बिल्कुल डेफिनेटली यार, मतलब किसी के पास अगर 36 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, जो डाउनलोड्स है उनके पास, तो आई थिंक सीरियस, ही इज अ ग्रेट माइंड, देयर इज नो डाउट अबाउट। इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ, मतलब ये भी एक मतलब आइकॉनिक चीज है। एग्जैक्टली। सो ये जो चीजें हैं ना, इससे अवॉइड करना है। तो मुझे वो दीपिंदर गोयल का वो बहुत सही लगा था कि भाई मुंडी नीचे रखो, काम करते रहो, अपने हाथ में सिर्फ एग्जीक्यूशन है बिजनेस का, नथिंग एल्स। ये चीजें होती रहेंगी मार्केट से, वी विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। एंड ही एड्रेस्ड दिस थिंग टू हिज एम्प्लॉइज, नॉट टू द मार्केट, की मार्केट को नहीं बोला अरे नहीं हम तो ये। So I think these things are very important when you are investing, or when you are handling a company. You are, we are very small people compared to Mr. Vijay Shekhar Sharma. What he has created is phenomenal. There is no doubt. We should not have, मतलब कोई discredit करने की कोई जरूरत नहीं है किस चीज को। But markets का reaction जो होता है वो we are saying कि he should avoid. मुझे ऐसा लगता है now he should just keep on executing his plans, and he should not focus on what market is saying, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। and उनके जो बाकी दूसरे जो है who was with him, I think he is the right person to handle market experts or media, specifically business news channels. I think let him do that, and Vijay Shekhar Sharma should manage the company only, nothing else. This is actually very interesting. तो actually तो इसमें एक पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा जो एक्चुअल फैक्ट है, बिकॉज शायद इसमें ट्रेडिशनल लॉजिक नहीं होता, बिकॉज इनका एसेट्स है ही नहीं ऑन पेपर। एसेट यू कैन नॉट कंपेयर दिस कंपनी टू रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसके एसेट्स ही मतलब भरे हुए हैं। सो दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है जो आपने बोला कि अगेन दिस इज अग्रेसिव, इसमें अग्रेसिव इन्वेस्टर, बिकॉज इसमें रिस्क हो सकता है, बिकॉज और समझना बहुत जरूरी है उस बिजनेस। वेरी ट्रू, क्योंकि अभी एंड ये काफी लेजिट पॉइंट था। अब कौन सा बिजनेस जो सबसे ओनली बाय सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल अच्छा गया है नहीं गया, मतलब ये स्टिल एन इन्फेंट स्टेज, हमें पता ही नहीं हाउ कैन दिस बिजनेस टर्न आउट इन द फ्यूचर, क्या होगा। राइट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अगेन वेरी ट्रू, विजय शेखर शर्मा सर मतलब इज एन इंस्पिरेशन। No doubt. आईपीओ निकालना इतनी बड़ी बात है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आईपीओ निकाल दिया, right. अ थिंग। बट यस, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ डज ही हैंडल मीडिया, एंड यू राइट कि ऑब्वियसली थोड़ा जो इन्वेस्टर होता है वो सोचेंगे ना कि यार ये क्या बात हो रही है, उसका कॉन्फिडेंस शेक हो सकता है, एंड दैट इज आल्सो सब्जेक्टिव, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी बातें की। ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट कि हाउ डिड यू स्टार्ट, वी टॉक्ड अबाउट आपकी पूरी कोटक की जर्नी, क्या क्या सीखे वहां से, 2008 क्रैश के बारे में काफी बातें हुई, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात हुई, मीडिया हाउसेस, यूट्यूब, हर चीज बात हुई। अब बस एक आखिरी क्वेश्चन है, दिस कैन बी अ थिंकर, राइट? दिस क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू डिसएग्री विद ऑल अदर इन्वेस्टर्स? मतलब जो आप एक चीज मानते हो बट बाकी सब आप बाकी पीपल डोंट अग्री विद यू ऑन दैट, व्हाट इज दैट वन थिंग? See, I think मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलना और बनने में बहुत डिफरेंस होता है। So we think long term, but we act short term. So that is the biggest problem. And thanks to the media or YouTube, we can say, or the other social media channels, जहाँ पे too much of information is available. So I feel long term investing actually follow करना is the most difficult job, because ये सबसे simple है, बट सिंपल है इसीलिए सबसे मुश्किल है फॉलो करना। सो दैट्स व्हाट आई फील कि यहाँ पे बहुत बार डिसएग्रीमेंट होता है। सो अब नाउ व्हेन आई मैनेज पीपल्स मनी डायरेक्टली, व्हेन आई एम हैविंग इंटरेक्शन विद देम, सो आई कैन मैनेज देम, बट
बाकी जो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वहां पे वो बोलते हैं बट दे नेवर फॉलो द इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस। तो वहां पे वो प्रॉफिट बुकिंग ही करना है, उस एंगल से प्रॉब्लम हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाट आई फील कि बहुत बार मेरा डिसएग्रीमेंट होता है उस पर। वेरी ट्रू। बताऊं, मेरा खुद ही बिलीफ है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑन पेपर तो देखो बेस्ट है, कुछ वो नहीं है, बट रियलिटी में मतलब हालत खराब हो जाती है। मतलब यू हैव टू एक्सपीरियंस इट टू नो इट। अगर जैसे इफ यू टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज आल्सो, 2007 की जो पीक थी वो पीक क्रॉस की उसने 7-8 साल बाद। यस यस, आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे पता है 1100 रुपए 2010 की दिवाली में था रिलायंस इंडस्ट्रीज, और मेरे एक इन्वेस्टर ने बोला था भाई मुझे लेने हैं, और वो 1100 रुपए 2017-18 तक रहा, फिर बाद में ऊपर जाके स्प्लिट होके अभी वापस ऊपर है। तो नाउ इट इज एट, अगर वो 1100 के हिसाब से हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 4500-46। एग्जैक्टली। और उस टाइम पे व्हाट ग्राफ में तो देखो सबको जो छोड़ था, बट रियलिटी में अगर हर रोज शेयर प्राइस देख रहे हो, उसके बाद बैंकिंग चढ़ गया, वो चढ़ गया, आप बोलोगे क्या हो क्या रहा है यार, मैं रखा कि एक पॉइंट पे आदमी ब्रेक कर जाता है। सो वेरी ट्रू कि मैं यहाँ पे एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक फंड मैनेजर है, आई शुड नॉट नेम हिम बिकॉज फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आई नो अ लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स। तो मैं जब डिस्कशन कर रहा होता तो ऐसे ही एक बार ऐसे हम 4-5 लोग बैठे थे, तो एक ने पूछा, फंड मैनेजर, रिनाउंड फंड मैनेजर मैनेजिंग मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीस, आपके ये जो 4 फंड्स है इसमें से आपका सबसे फेवरेट फंड कौन सा है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न आएंगे? तो उन्होंने बोला था यार लास्ट ईयर मैंने ये बोला था बट ये नहीं हुआ, उसके पहले साल मैंने ये बोला था कि ये नंबर 1 होगा, वो नहीं हुआ, उसके पहले साल मैंने बोला था कि ये नंबर 1 होगा, वो भी नहीं हुआ। सो फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट नो। सो दिस रिएक्शन फ्रॉम अ फंड मैनेजर हु इज मैनेजिंग मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीस एंड ही इज सेइंग दैट। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ना कि इट्स ऑल अबाउट व्हाई एसआईपी इन्वेस्टर्स विन। अगर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं एसआईपी बकवास है, ये है वो। अरे यार, एसआईपी इज अ मैजिक। It is the most difficult thing to implement because it is simple to invest. So systematic investment नहीं, ये simple investing plan है। लोगों को लगता है यार सिंपल है, सिंपल में नहीं होता, कॉम्प्लेक्स चाहिए। जो मुझे नहीं समझ में आया ना, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, ऐसा लोगों को लगता है। इट्स दी, ये भी एक सबसे बड़ा, अगर आप डिसएग्रीमेंट पे पूछोगे तो ये भी एक डिसएग्रीमेंट है। वो सिंपल है इसलिए वो खराब है, वो कॉम्प्लेक्स है मुझे समझ में नहीं आया इसलिए वो अच्छा है। क्रिप्टो करेंसी में यही हो रहा है अभी। तो दिस इज वेरी ट्रू। और बताओ, ये आई थिंक मेरे डैड ने मुझे बताया था। तो पहले जब मैं आया था ना मार्केट में, तो मैं बोलता अरे पापा देखो यार, तो मर्सिडीज चला रहे हैं, तो ट्रेडर में बहुत पैसे कमा रहा हुआ। एक मुझे याद है, आई वुड नेम हिम, मतलब उनकी वो थी फोक्सवैगन की वेंटो आई थी उस समय, वो काफी हिट थी। वहां पे आईपैड बीच में गया था, वहां पे ट्रेड करते थे। मुझे लगा था यार सक्सेस ये होती है, दिस इज व्हाट सक्सेस इज। तो डैड ने बोला था कि इफ यू एक्चुअली वांट टू सी मार्केट में सक्सेसफुल है ना, तो वो तुम्हें खुद बोल देगा कि उसको नहीं पता। आई थिंक वही जो आपने फंड मैनेजर को बोला, ग्रेट पीपल, बिकॉज़ नोबडी इज गॉड, नोबडी कैन टेल मार्केट में कल को क्या होने वाला है। इफ यू आर फॉलोइंग प्रशांत जैन ना, तो प्रशांत जैन जी को जी पे आए थे, जी या सीएनबीसी आवाज पे आए थे, तो एंकर ने पूछा कि सर आपको क्या लगता है 6 महीने में मार्केट कहाँ जाएगी? तो प्रशांत जैन ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया था। बोले with my limited experience of 25 years, I was never in a position to predict what will happen in next 6 months. If you ask me about next 5-10 years, I'll be in a position to tell you, but my limited experience doesn't allow me to predict what will happen in next 6 months. So I think वो बहुत ही बढ़िया आंसर था. So I think it's always better to say that. Definitely. और I think जो भी ऑडियंस है, बहुत बार they are looking कि यार नहीं ये कोई मुझे बताएगा कि कल क्या होगा, तो दे शुड स्टॉप लुकिंग फॉर सच पीपल, बिकॉज़ ओनली 2 पीपल कैन टेल यू मार्केट में क्या होगा। जो एक होता है कि जो भगवान है, और दूसरा होता है जो झूठ बोल रहा होता है, वही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मैं यही बोलने वाला था, को पता है, दो लोग हैं, गॉड और लायर। मैं यही बोलने वाला था। चलिए, थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। Yes, same here. I hope you had fun. Yes. And guys, definitely check out his YouTube channel. This guy is awesome. आपको पता ही है, check him out. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। Okay, thank you. Okay.